नमस्ते एंड जय हिंद। भारत के पुराने इतिहास को उठाकर देख लीजिए। देवभूमि उत्तराखंड का नाम सिर्फ दो तीन चीज़ों से चर्चा में आता है। एक तो वहाँ पे विभिन्न किस्म के मंदिर हैं जहाँ पे हम लोग हमारे आराध्य को पूजने जाते हैं। वहाँ पे कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम साइंस और इन सब चीज़ों से परे समझते हैं। वहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब लोगों से अखंड एक भारत का निर्माण होता है। पर हाल ही में आई कुछ खबरों के अनुसार देवभूमि उत्तराखंड बहुत विचित्र चीज़ों से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। पहला ये है कि अंकिता भंडारी की निर्मम तरीके से क्या हत्या की गई है, या फिर अंकिता भंडारी की मौत को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए विपक्ष इन सब चीज़ों को प्लॉट कर रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसी बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसा कि हाल ही में आपने देखा कि अंकिता भंडारी, अगर आपको ये नाम नहीं पता होगा तो आप गूगल करिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत कम इस वाली न्यूज़ को लाइमलाइट दी। उसका रीज़न आपको आगे बताऊंगा। पर अंकिता भंडारी, जो कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके पिताजी कोरोना के बाद से ज़्यादा कमा नहीं पाते थे, इसलिए 19 साल की उम्र में अंकिता भंडारी एक जगह रिसेप्शनिस्ट की जॉब पकड़ लेती है। उस रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हुए उसको पूरा महीना भर भी नहीं होता है, तभी अचानक एक दिन उसके जो बॉस रहते हैं, उसके बॉस अंकिता भंडारी के सामने एक बहुत विचित्र सी उनके सामने शर्त रखते हैं कि भाई हमारे पास में 3 कुछ ऐसे लोग आए हैं, बड़े रसूखदार लोग आए हैं, उनको तुमको एक स्पा देना है, उसके तुमको अलग से 10,000 मिलेंगे और तुम्हारी जो सैलरी 10,000 है वो 10,000 रहेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब अंकिता एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की रहती है और वो ये सब चीज़ें करने से मना कर देती है। अंकिता मना करते ही उसी रात को अंकिता का शव मिलता है एक नहर में। वो शव उसके नहर में पहुंचा कैसे? क्योंकि इसमें जो मेन अक्यूज्ड है पुलकित आर्य, इनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है अंकिता के दोस्त से बात करते हुए। आप भी सुनिए ये क्या बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रही है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। अरे भाई, मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में, ठीक है। मैं उसको अपॉइंट किया इसलिए कि ताकि वो यहाँ पर 2 अच्छे काम कर सके। तो वो काम तो खैर क्या ही कर रही है, ऊपर से मेरे को डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा दे रही है। क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। क्या डिस्टर्बेंस मतलब? अरे डिस्टर्बेंस मतलब जितनी उससे हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो जिस तरीके से वो काम कर लेती है, वो उतना कुछ भी नहीं। 24 घंटे उसका मन खराब रहता है, 24 घंटे उसका मूड खराब रहता है। आधे टाइम वो आपसे बात करती है, आधे टाइम वो क्या बोलते हैं स्टाफ के, कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से बात करिए, पूरे स्टाफ को लेकर के इधर उधर बैठती रहती है। सुना आपने? मतलब इन्होंने अपना फोन, जो कि अपनी रिसेप्शनिस्ट है, उनके पास में रात भर के लिए छोड़ दिया। और ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कि कोई करता होगा ना। मैं कभी करूँगा कि मेरे फ़ोन किसी के पास छोड़ दूंगा, भले वो मेरे यहाँ पे काम करती हो या मैं उनके यहाँ पे काम करता हूँ। भले मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँ, 20 मिनट के लिए छोड़ दूँ, पर पूरे रात भर के लिए मैं अपना फ़ोन अपनी सहकर्मी या मेरे यहाँ पे जो काम करती है उसके हाथ में दे दूँ, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। पर ये चीज़ हुई है। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि अंकिता रात को तो इन तीनों के साथ में गई थी साथ में, पर लौटे सिर्फ 3 जन। मतलब गए हैं 4 जन और लौटे 3 जन।
गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। कैसे? और उसके बाद भी आपको पता नहीं था कि अंकिता वहां पे मौजूद नहीं है। बेसिकली अंकिता के फादर का ये कहना है कि ये लोग साथ में चारों निकले थे अंकिता को लेकर, जब अंकिता ने मना कर दिया कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी, मैं गरीब हूँ पर अपनी इज्जत बेच नहीं सकती हूँ। वही चीज जो कि मुख्य आरोपी है इस केस में पुलकित आर्य, उनको सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने अंकिता को अपने दो दोस्तों के साथ में ले जाकर कहीं पे नहर में धक्का दे दिया, ऐसा बोला जा रहा है कुछ केसेस में। अब ये ऑडियो से अंकिता का जो दोस्त है पुष्प नाम का, या पुष्पेंद्र उनका नाम है, उन्होंने ये ऑडियो क्लिप साझा की है। इस ऑडियो क्लिप के अनुसार अंकिता के पास में जो मोबाइल था वो उसके सहकर्मी पुलकित आर्या का था। अब अगर किसी को आप मोबाइल देते हो तो क्या सही में ऐसा कुछ हो सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वाले इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, उसका रीज़न है कुछ, बट वो वीडियो के अनुसार अंकिता को पुलकित आर्या ने जो चीज़ करने बोली थी और अंकिता ने उसको मना कर दिया था, उसमें पुलकित आर्या खुद बता भी रहा है उस ऑडियो में कि हम लोग उसको जो करने बोल रहे थे वो हमारे उतने काम की नहीं थी, इसलिए हमने उसको मना कर दिया कि भाई आपका कोई काम नहीं है, आप दूसरी जॉब ढूंढ लो। अब अंकिता डरी सहमी सी, एक उनका लास्ट ऑडियो क्लिप है जो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो क्लिप मुझे ऑनलाइन मिला है और कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको चलाया, मैं सोर्स भी आपको डाल दूंगा, आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चल, वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। सुना आपने? अंकिता अपने सहकर्मी जो शेफ है वहाँ पे उस रिसोर्ट में, उनको बोल रही है कि मुझे आप लेने आ जाओ, मेरा सामान आप चढ़ा दो ऊपर। वो रो रही है, बिलक रही है। उसने नाम तो नहीं लिया किसी का, पर समझ में आ रहा है कि वो अपने जॉब से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। और पहले ऑडियो से हमको समझ में आ रहा था कि पुलकित जी जो उससे करवाना चाहते थे वो नहीं करना चाहती थी, और पुलकित जी ये महज कहानियाँ बना रहे हैं, ये कोई भी बता सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष इसीलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि पुलकित आर्या जो है ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पुलकित आर्या विनोद आर्या जो एक्स राज्य मंत्री है उत्तराखंड के, उनके बेटे हैं। ऑडी में घूमते हैं, बड़ी पार्टी है, और भाजपा एक्स भाजपा नेता के बेटे हैं। एक्स भाजपा बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भाजपा से रेजिग्नेशन पहले ही दे दिया था, ये कांड होने से पहले। इससे पहले कि कई सारे लोग आकर मेरे यहाँ पे कमेंट करें कि भाई भाजपा हो, भाजपा तो भाजपा को ट्रोल कर रहे हैं। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका जो बेटा है उन्होंने ये काम किया है, और उनके जो पिताजी है पुलकित के पिताजी एक्स भाजपा के राज्य मंत्री है। ये उनका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, कम से कम इसको तो आप नहीं झुठला सकते। अगर भाजपा के एक्स नेता, मतलब अभी उनसे कोई लेन देन नहीं है, अगर वो अभी भी राज्य मंत्री होते तो मैं मान लेता था कि भाई बेटे ने कुछ किया है तो बाप को क्यों कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग, हम तो बेटे को पकड़ेंगे ना। और अभी भी बेटे के खिलाफ सबूत पुलिस को मिले नहीं है, और शायद वो मिलेंगे भी नहीं। कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टी उतना सबूत कम, और जितनी छोटी पार्टी सबूत हो या ना हो वो ही गिल्टी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आप सोचिए कि मैं क्या बोलूं, देवभूमि उत्तराखंड को मैं अंकिता के नाम से जानूं या फिर देवभूमि उत्तराखंड को मैं शिवजी के नाम से जानूं? क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो इसके पीछे गहन विचार करना बहुत ज़रूरी है, वरना कल और कोई अंकिता होगी, कल और कोई पुलकित होंगे, कल और कोई लड़की होगी जो अपने जीवन से हाथ धो बैठेगी। बहुत गहराई से सोचिए। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो सही से आप तक पहुँचा होगा, पॉजिटिवली पहुँचा होगा। और हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पुलकित आर्य गुनहगार है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पिताजी भी उतने ही गुनहगार हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बीजेपी इसमें गुनहगार है, क्योंकि वो बीजेपी से रेजिग्नेशन देकर कई दिन हो चुके थे। तो बीजेपी इसके लिए गुनहगार नहीं ठहराई जा सकती, ना ही उनके जो पिता है वो गुनहगार ठहराए जा सकते हैं। अभी तक मेन अक्यूज सिर्फ पुलकित आर्य है, क्योंकि अंकिता उनके यहाँ पे काम करती थी। उनकी केयर करना, उनको सब चीज़ें सहूलतें देना, ये सब पुलकित आर्य का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सक रहे तो अब उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि 4 लोग कैसे गए और 3 लोग वापस कैसे आए। अब आप सोचिए आप किस तरफ खड़े हो। क्या आप अंकिता को न्याय दिलाने में मेरे साथ खड़े हो, या फिर आप लोग अभी भी पुलिस जो कुछ नहीं कर पा रही है उसमें आप पुलिस को सही ठहराओगे। आशा करता हूँ जो सही मैं कह रहा था, जो पॉजिटिवली आप तक पहुँचाना चाह रहा था, वो आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप कभी अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।